किसी में ऑप्शंस में नहीं है तो आपका 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस आपका करेक्ट हो जाएगी। ही इज वेरी हॉनेस्ट, भले वो अच्छी तरह से जाना जाता है लेकिन वो बहुत ईमानदार है, तो ये आपको सूटेबल देखा जा रहा है। और एच और के के बीच में 2 अल्फाबेटिकल का गैप है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके। टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन चूज करना है। वर्ल्ड हेरिटेज है इंडिया का और यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, बट आपको 14 का जो है 14 का जो है आपको बी आंसर की में दे रखा है। 2 वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के अंदर इन द सेम डिपार्टमेंट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों CUCT PG कॉमन एप्टीट्यूड पार्ट ए का मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, PYQ 2018 का। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे ईयर्स का PYQ सोल्यूशन में दिया हूं कॉमन एप्टीट्यूड का, जैसे मैं 2021 का दिया हूं, 2020 का दिया हूं, 2019 का दिया हूं। अब मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं 2018 का मैं PYQ कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं CUCET या फिर CUET PG कोर्सेज वाला स्टूडेंट के लिए। जैसे आपको पता है कि CUET 2022 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसका एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो आपके पास टाइम कम है। तो जिस स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से PG करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत फायदा रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 का मैं डिस्कस करूंगा, और इससे पहले मैंने बहुत डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 2021 का, 2020 का एंड 2019 का देखने को मिल जाएगा। मैं 5 इयर्स का कॉमन एप्टीट्यूड कराने वाला हूं इस चैनल पे, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यारों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पेनिसिलिन विच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन फ्रॉम। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन जो होता है हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए यूज करते हैं, बट हम पेनिसिलिन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो ऑब्टेन करने के लिए 3 प्रोसेस होता है। एक पेनिसिलियम मोल्ड से ऑब्टेन करते हैं, एक पेनिसिलियम नोटेशन से भी कर सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनस से हम ऑब्टेन करते हैं। तो क्राइसोजेनस जो होता है एक फंगस होता है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका ए जो आंसर है फंगी है। मतलब सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो आपका आंसर होगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 and 34 which are divisible by 5। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि आपको एवरेज निकालना है ऑल नंबर बिटवीन 6 and 34। 6 and 34 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो आपको 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 5 से आपको डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आपको वैसा नंबर आपको चूज करना है जो 6 से लेकर के 34 के बीच में, या फिर 6 से लेकर के 34 के बीच में वैसा नंबर आपको सिलेक्ट करना है जो 5 से, मतलब 5 से आपका डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो जो आप चूज करोगे, तो चूज करने के बाद आपका जो भी आएगा उसको एवरेज निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं, सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बिटवीन 6 and 34 डिविजिबल बाय 5। तो आपको 6 and 34 के बीच में वैसा आपको नंबर सिलेक्ट करना है 5 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको नंबर सिलेक्ट कर दिया हूं 10, 15, 20 and 25 और 30। 30 जो आपके इतने सारे नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये जो होते हैं वो 5 से डिविजिबल है, और इसी का हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जितने भी आपका नंबर है उसका नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितना नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो आपका कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 आपका नंबर है, और सारे नंबर को ऐड कर दिया मैंने, आप 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका एवरेज हो जाए, आपका 20 एवरेज देखने को मिल जाती है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस में समझना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो वैसे बहुत इजी था, आपको सॉल्यूशन देके बहुत इजी लग रहा होगा, बट कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो इजी क्वेश्चन भी हार्ड देखने को लगती है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइड द सम एग्जैक्टली इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो आपको छोटी से छोटी नंबर बताना है जिससे आपको 1000 में इस प्रकार ऐड किया जाए, मतलब 1000 में इस प्रकार ऐड किया जाए 45 के सम के पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। जैसे आप क्वेश्चन को समझ सक जाएंगे तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत इजी है। आपको 45 को 1000 से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है।
1000 से आपको 45 को डिवाइड करेंगे तो 22 बार में आपको लगेगा, 22 बार में आपको डिवाइड करना होगा, तो आपको 9090 आपको देखने को मिल जाएगी और आपका 10 जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो जो 10 होगा वही आपका रिमाइंडर होता है, उसी के योग के बारे में बताना है। तो आपको 45 जो 10 रिमाइंडर मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पाया है, 45 में 1000 में पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पाया है। तो आपको जो रिमाइंडर बचा है, आपका 10 रिमाइंडर बचा है, तो जिससे हम डिवाइड किए 45 से हम डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ही हमारा बचेगा स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 45 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको 35 देखने को मिल जाएगी। तो आपका 3 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। आपको बताना इसमें कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, द लॉन्गेस्ट माउंटेन एवं वाटर माउंटेन रेंज इन द एंड्स, हाँ इन द एंड्स, ANDS मतलब ANDS जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, अबाउट 7000 किलोमीटर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। तो जो एंड्स जो है वो आपको पता कहां, वो साउथ अमेरिका में आपको पड़ता है एंड्स रेंज। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 4 का, द एंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट करता है, तो बीपी नॉर्मल में बोलते हैं बीपी, तो बीपी का कौन सा है जो मेजरमेंट करता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है वो बीपी का मेजरमेंट करता है। तो आपका 5 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको दे रखा था हिप्सोमीटर, तो हिप्सोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। तो आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हिप्सोमीटर होता है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ठीक है, और बी में जो है वो स्फिग्मोस्कोप, तो स्फिग्मोस्कोप जो होता है इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स को मेजरमेंट करता है, बी नंबर जो, और सी मैंने आपको बता दिया बीपी का मेजरमेंट करता है। और डी जो होता है वो पिक्नोमीटर जो होता है द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करता है। किसी भी सॉलिड जो होता है उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी को पता लगाता है, मेजरमेंट करता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को। तो आपको मैंने सारे ऑप्शन बता दिया हूं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपी के बारे में, बीपी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो होता है वो मेजरमेंट करता है। तो 5 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एचसीएफ ऑफ 293 मतलब 2923 एंड 3239 का आपको एचसीएफ बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप 7 या 8 क्लास का क्वेश्चन है, 7 या 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि आप कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो मैं थोड़ा सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन को आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सोल्यूशन कुछ नहीं था, आपको 2923 को डिवाइड करना था 3239, मतलब कि जो कम होता है ना, कम वाला को हम ज्यादा से डिवाइड करते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यही आपको एचसीएफ निकालने का प्रोसेस होता है। तो यहां से आप एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने डिवाइड किया, तो 1 बार में डिवाइड किया 2923 देखने को मिलती है, और आपको जो रिमाइंडर बचता है 316 आपको देखने को मिलती है रिमाइंडर। फिर उसके बाद पुनः 316 को हम डिवाइड करेंगे इस वाला पॉइंट से। ठीक है, इस वाला नंबर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपको कितने बार में डिवाइड हुआ, तो 9 बार में डिवाइड हुआ, तो आपको आया 2844। उसके बाद आपको जो रिमाइंडर बचा 79 आपको रिमाइंडर बचता है। ठीक है, फिर उसके बाद 79 को हम डिवाइड करेंगे, फिर वापस पुनः 316 से हम डिवाइड करेंगे, तो आपको कंप्लीटली डिवाइजिबल हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो आपको एचसीएफ यही होता है, जब तक कंप्लीटली डिवाइड ना हो तब तक हम चलते रहते हैं। जैसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो जो लास्ट जो डिविजिबल था जिससे मैंने डिवाइड किया तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता था। हमारा जो लास्ट जो था वो हमारा 79 था, और इससे हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 0 रिमाइंडर है। तो यही हमारा जो लास्ट जो होता है डिविजिबल, यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, और ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ, यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछ दे एलसीएम निकालने के लिए तो पहले एचसीएफ निकाल के एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था एचसीएफ, तो आपका 79 जो है वो आपका एचसीएफ निकल करके आ गई है। तो 6 नंबर का जो आंसर आपका होगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 79 आपने सोल्यूशन देख लिया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा 9548 प्लस 7314 आपको दे रखा इज इक्वल टू 8314
362 प्लस आपको निकालना है ये वाट। जहां पर आपको निकालने की बात कर रहा हूं वहां पर आपको x सपोज कर देना है और यहां से ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आप 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तब पर भी मैंने आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन था, आपको देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जिसको आपको निकालना है जो वाट दे रखा है वहां पर आपको एक सपोज कर देना। मैंने एक सपोज कर दिया हूं और सिंपली इसको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपको आते हैं 16,862 और उसके बाद ये आपको राइट साइड से लेफ्ट की ओर आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा और माइनस करने के बाद आपको 8,500 देखने को मिलती है, तो आपका x का वैल्यू इवैल्यूएट हो जाता है। तो फाइनली 7 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 8,500। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इस ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। बट ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो होता है सेल वॉल जो होता है वो एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। वो किस में प्रेजेंट होता है? वो आपको प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट फाउंड इन प्लांट सेल। तो इसमें से जो प्रेजेंट नहीं होता वो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बेस्ड ऑन द यूएन हैबिचुअल डाटा द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम हैज रिसेंटली नेम्ड 2 इंडियन सिटीज। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है जो फोरम हैज रिसेंटली मतलब कि हाल ही फिलहाल आपको इंडिया में 2 सिटी को चूज किया गया है जिसमें बताया गया है कि मोस्ट क्राउडेड सिटीज। तो इंडिया में कुछ 2 ऐसे सिटीज हैं जो मोस्ट क्राउडेड सिटीज हैं। तो पहला जो है आपका मुंबई है और दूसरा आपका कोलकाता है। तो मुंबई आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो जो सेकंड होगा सिटी वो आपका कोलकाता होगा। तो 9 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया स्क्वायर रूट ऑफ 64,009 आपका दे रखा है और आपका स्क्वायर रूट बताना है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे रिमेंबर करते हैं स्क्वायर रूट का। तो अगर कैसे आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो इजी देता नहीं है बट थोड़ा सा हल्का पर टिपिकल देता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे 64,009 का कैसे आप स्क्वायर रूट इवैल्यूएट करोगे, तो मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन की तरफ चलता हूं। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं 64,009 है और इसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर हिंदी में बोले तो वर्गमूला बोलते हैं, कैसे निकालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 64,009 है तो यहाँ पेयरिंग करना पड़े। जैसे आपने डिवाइड वाला देखा हो कैसे आप डिवाइड किसी भी संख्या को देते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो आप में ऐसे करके डिवाइड दिया जाता है। 1 डिजिट को हम ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेयरिंग देना पड़ता है। पहले आपको राइट साइड से आपको पेयरिंग करना हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेयरिंग है, फिर लास्ट में एक आपको और बच गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 डिवाइड, हाँ 2 से 2 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ +2 भी कर देंगे, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ 4 6 में से 4 जाएगा तो आपको 2 आएगा और यहाँ पर देखिए 2 2 4, अब यहाँ पर 2 2 4 तो आ गया है। अब उसके बाद हम 2 डिजिट को नीचे लाएंगे, एक नहीं 2 डिजिट को लाएंगे, मतलब पेयर को लाएंगे तो 4 0 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसमें अब ऐसा हमको सेट करना है 240 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी पहले से था बट यहाँ पर अब देखना ये है कि 3 लाएं, 2 लाएं या 1 लाएं या फिर 5 लाएं। तो अगर यहाँ पर 3 लाएंगे तो 43 हो जाएगा 43, 4 लाएंगे तो 44 हो जाएगा, 5 लाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो अगर 4 लाएंगे 44 तो 4 से ही इसको मल्टीपल करेंगे। जैसे हम 5 लाएं तो 5 जो है 45 इंटू 5 से ही मल्टीपल करेंगे। तो 45 इंटू 5 जो होगा हमारा वो 225 आ जाएगा और 5 बार में किया तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको 15 देखने को रिमाइंडर बचता है। उसके बाद हम ऊपर नीचे लाएंगे 09 ऐड करेंगे, यहाँ पर 09 इसको हम लाएंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर 45 + 5 कितना होगा 50 हो गया, 1509 हो गया, ठीक है 1509 हो गया। तो अब इसमें कुछ ऐसा डिजिट ऐड करना है, नंबर ऐड करना है जो 1509 से कम हो या फिर उसके इक्वल में आ जाए, मतलब कैंसिल हो जाए। तो 3 बार में यहाँ पर ऐड करेंगे तो 503 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाता है 1503 देखने को मिल जाता है और फाइनली आपको कैंसिल हो जाता है। फिर ऐड करने के बाद 506 देखने को मिल जाती है और फाइनली आपका जो है तो 64,009 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका आंसर आएगा वो आपको 253 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 253 देखने को मिल गई। 10 का आंसर आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 64,009 का जो स्क्वायर रूट होगा और 253 देखने को मिल जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ए स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकंड इज द सेम। तो आपको सिंपल इस क्वेश्चन पूछा 40 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किसके बराबर में होगा, ठीक है। तो 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैं सिंपल से मैं आपको बता दूं एक ट्रिक होता है। किसी भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपका एक ट्रिक होता है। उस ट्रिक से आप फटाफट बहुत जल्द में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट इजी वे में कर सकते हैं।
तो 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत लोग बच्चे क्या होते हैं ना, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर जो कितना होता है 1000 मीटर देखने को मिलती है। तो किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करते हैं और सेकंड को आवर बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा होता है लंबा प्रोसेस हो जाता है और इससे बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है बच्चे को और टाइम भी लगता है। तो मैं आपको टाइम को कंज्यूम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, क्योंकि मीटर जो है पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड छोटा होता है और किलोमीटर पर आवर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो छोटा से बड़ा की ओर हम जाते हैं तो वहां पर आपको 18/5 से मल्टीपल करना होता है। 18/5 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 5/18 से हम मल्टीपल कर देंगे। बस यही फर्क है 18/5 और 5/18। यहां पर देख लीजिएगा, जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से हम मल्टीपल करेंगे और जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। आपका सिंपली वे में आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी ट्रिक्स है, बहुत इजी है। ज़्यादा जरूरत नहीं है कि 1000 से डिवाइड करो और 3600 से डिवाइड करो, उतना करने की जरूरत नहीं। 5/18 18/5 पे फोकस कर लीजिएगा। बस मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का देखना है कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो फाइनली आपका 11 का जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ 1/7 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 11th पार्ट बाय 100 देन द नंबर। इसमें बताना है कि 1/7 पार्ट्स मतलब 1/7 ऑफ नंबर। इसका मतलब ये है कोई ऐसा संख्या, कोई ऐसा नंबर है जो 1 से 7वां भाग उसके 11वें भाग से 100 से अधिक हो जाता है। तो 1/7 मतलब कि 1/7 हो जाएगा। 11th पार्ट इसका मतलब 1/11 हो जाएगा। तो पहले आपको सिंपल वे में करना है कि 1/7 देना है मतलब 1/7 और 11th पार्ट देना मतलब 1/11। तो जिसको हमको निकालना है वो नंबर हमें निकालना है। नंबर को पहले x सपोज करेंगे और जो x होगा वहां से हम इसको x से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और सिंपली जो आंसर, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक्सप्रेस करना है और एक्सप्रेस करने के बाद आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही बचता है और आंसर आपको आ जाए। फाइनली आप सोल्यूशन की तरफ देख सकते हैं। 12 नंबर सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। पहले मैंने आपको बताया कि जो नंबर आपको इवैल्यूएट करना है उसको पहले x सपोज कीजिए, लेट द नंबर बी x। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था 1/7 पार्ट्स, 1/7 पार्ट्स और उसके मतलब 1/7 पार्ट्स 11th पार्ट से 100 अधिक हो जाता है, मतलब कि 100 अधिक हो जाता है। 1/7 पार्ट्स या फिर 1/7 पार्ट्स, बात वही हुआ है। तो पहले मैंने जिसको निकालना उसको x मान लिया। तो 1/7 पार्ट्स मतलब 1/7 इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/11 पार्ट्स का। तो मतलब कि 1/11 इंटू x प्लस 100 अधिक हो जाता है, मतलब कि 100 अधिक हो जाता है तो प्लस 100 कर देंगे बस। अब ये आपका यही आपका एक्सप्रेशन था, मेन यही था। अब यहां से अगर आपको कोई एक्सप्रेशन करके दे देता आंसर आप वैसे भी निकाल देंगे। तो मेन जो है एक्सप्रेशन, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप आंसर इजी वे में कर दीजिएगा। मेन यही होता है, अगर ये आप कर दिए तो कोई भी आपका कैलकुलेशन बना के दे देगा। तो उसे करने के बाद है नहीं, जो आपका वेरिएबल है x का वो अपने साथ लेके आ जाना है। तो जो प्लस है इधर की ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/7 माइनस 1/11 x इक्वल टू 100 और उसके यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद 77 हो जाएगा। तो 11 माइनस 7x तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू इवेल्युएट करना है तो 100 इंटू 77/4 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 1925 देखने को मिल जाएगी आंसर 12 का। तो 12th का जो आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 4:5, मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 4 और 5। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, मतलब कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन काफी इजी है। तो पहले आपको पता यह करना है कि जो रेशियो होता है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 4x और जो आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 5x दे रखा है। वेरिएबल आपको लेना पड़ता है तभी आपका सॉल्यूशन बनता है और तभी अच्छा से आपका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पता करेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। तो दोस्तों अब 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा था 4x और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था 5x, मतलब आपको रेशियो में दे रखा था तो उसको हम वेरिएबल कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस मैंने कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 5x माइनस 4x आपको x प्रॉफिट निकला।
अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट आपका x आ गया और कॉस्ट प्राइस कितना था 4x था, तो मैंने यहां पर सिंपली 4x पुट कर दिया इनटू 100 कर दिया, तो x कैंसिल हो गया, तो 1/4 इनटू 100 कितना हो गया, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 100 में, तो 25 4 जा 100 होता है, 25% देखने को मिल जाती है आंसर। 13 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 25%। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, सब्सट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द नंबर वी गेट द रिजल्ट एज 30 द नंबर इज। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी नंबर को 40% सब्सट्रैक्ट करने पर हमें रिजल्ट कितनी मिलती है, 30 मिलती है। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बट क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझ लीजिएगा और उसका एक्सप्रेशन बना लीजिएगा उतना आंसर आपको इजी करने में आसानी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी नंबर को 40% मतलब कि 40% को सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट हमें 30 मिलता है, तो आपका नंबर क्या है। तो 14 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। सोल्यूशन बहुत इजी में मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर सिंपल है, जो नंबर आपको निकालना है उसको पहले एक सपोज कर लेना है, और क्वेश्चन पूछा किसी नंबर को 40% सब्सट्रैक्ट करने पर उस नंबर से जिस नंबर को हमें निकालना है उस नंबर का सब्सट्रैक्ट करने पर हमें 30 मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक्सप्रेशन है, यही क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन आपको करके दिखा दिए तो आंसर आप इजी में कर सकते हैं। तो जिसको हम सपोज किया वो x था, x में 40% सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया ऑफ x का, जिस मैंने x का माना उसी का 40% का माइनस कर रखा है। समझ में आया, उसी का 40% का माइनस कर रखा, तो x माइनस 40% हो गया सब्सट्रैक्ट करने पे, और ऑफ x मतलब जिस नंबर आपको निकालना है उस नंबर का 40% है इज इक्वल टू 30, मतलब हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 30 मिलता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप सिंपल वे में आप देख सकते हैं कैलकुलेशन है, तो x माइनस 40% हटेगा तो 100 आप शिफ्ट करेंगे, ऑफ मतलब मल्टीपल, तो यहाँ मल्टीपल इंटू x इक्वल टू 30, ठीक है। तो x माइनस 2x अपॉन 5 आपको देखने को मिलेगा कैंसिल आउट करने पे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x देखने को मिल जाएगा, और x का वैल्यू इवेल्यूएट कीजिएगा, तो 30 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 30 इंटू 5 अपॉन 5 में से 2x जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर देख सकते 3 आपको देखने को मिल गया है। तो उस हिसाब से आपको x जो वैल्यू आएगा वो 50 आएगा, मतलब जो नंबर ऑफ x हम सपोज किए थे वही हमारा आपका आंसर था, और वो हमारा x निकल करके आया कितना 50, तो इसका मतलब आपका 50 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 40 का जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 40 का आपने सोल्यूशन देख लिया है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो 50 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि बोर्ड मास में कैसे कौन कौन सा पहले प्रोसेस वर्क करती है। तो बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको ब्रैकेट का वर्क करती है, उसके बाद डिवाइड 3080 प्लस 6160 को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड नहीं पहले ब्रैकेट का हम वर्क करेंगे। तो ब्रैकेट है तो उसमें पहले ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो आपको 9240 देखने को मिलती है। जैसे हम ऐड करेंगे तो 9240 देखने को मिल जाती है ऐड करने के बाद, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 28 में। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या होता है, जिसको मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो 1/28 हो जाता है मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 9240 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो आपको फाइनली जो कट के आती है वो 330 आपको देखने को मिल जाती है। तो 15 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 16 to 70 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन ऑफ द विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मतलब कि 16 और 17 दो क्वेश्चंस आपका है, जिसमें 4 अल्टरनेटिव्स दे रखा है ऑप्शन, उसमें चूज करके बताना है इसका राइट मीनिंग्स क्या है क्वेश्चंस का। अगर मैं आपको मोटा मोटी बता दूं राइट मीनिंग मतलब कि आपको साइनोनिम बताना है। डायरेक्ट आपको साइनोनिम नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली पूछा गया है, लेकिन वो साइनोनिम ही पूछा गया है, उसका अल्टरनेटिव उसका राइट मीनिंग बताना है। जैसे आपको 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पीटी, तो पीटी का मतलब होता क्या है उसका राइट मीनिंग बताना है, उसका साइनोनिम बताना है। तो पीटी का मतलब होता है दयालुता, तो दयालुता जो होता है उसका अल्टरनेटिव मीनिंग क्या हो सकता है, उसका राइट मीनिंग क्या हो सकता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मीनिंग क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मीनिंग क्या हो सकता है। मतलब साइनोनिम तो यही होता है, सिमिलरिटी मीनिंग क्या हो सकता है। तो या काइंडनेस भी हो सकता है, मर्सी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। काइंडनेस में दयालुता होता है, मर्सी मतलब भी दयालुता होता है, ठीक है। तो ये दोनों है, तो इसका जो 16 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि मर्सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीटी का जो साइनोनिम से यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि पीटी का साइनोनिम बहुत सारे होते हैं। कंपैशन होता है, कमिटसेशन होता है, सिंपैथी होता है, सेम होता है, फील फॉर होता है, ट्रूथ मर्सी होता है, सॉरो होता है। तो इस तरह से आपको साइनोनिम देखने को मिल जाती है पीटी का।
यहाँ पर आपको मर्सी ऑप्शन में दे रखा था, तो यहाँ पर मर्सी आपका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 16 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा फ्रूगल। फ्रूगल का आपका सिनोनिम क्या होता है? तो फ्रूगल का मैं आपको हिंदी बता दूं तो किफायती। किफायती का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से खर्च करना, न कम न ज्यादा, जहां पर आपकी जरूरत है उसी हिसाब से खर्च करना, उसी को किफायती बोलते हैं और उसको इंग्लिश में फ्रूगल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो आपका सिनोनिम्स होगा वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक। यहाँ पर 17 का आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि फ्रूगल का सिनोनिम्स क्या होता है या अदर वर्ड या सिमिलरिटी क्या होता है। तो इसका जो सिमिलरिटी होता है वो स्क्रीम्स होता है, स्किम्प होता है, इकोनोमाइज होता है, कटबैक होता है, सेव होता है, पिंच होता है। यहाँ पर इस चीज को अच्छे से आप रीड कर लेना, ये आपका फ्रूगल का सिनोनिम्स है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में फ्रूगल पूछ दे, तो बहुत सारे सिनोनिम का ऑप्शन दे सकता है, तो यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप रीड कर सकते हैं। 17 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, सी आंसर आपका इकोनॉमिकली करेक्ट हो जाएगी, सिनोनिम्स। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो डायरेक्शन इन क्वेश्चन 18 to 19 आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड। आपको 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है अपोजिट। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछेगा हार्मोनी। तो हार्मोनी का अपोजिट क्या होता है? तो अपोजिट मतलब एंटोनिम्स, सिंपल सा बात है, यही बात पूछा गया था उसमें भी, इसमें भी पूछा गया है। अपोजिट मतलब एंटोनिम्स। तो हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, हिंदी में बात करूं तो तालमेल। तो हिंदी में समझते थोड़ा आसानी होता है कि तालमेल। तो तालमेल का मतलब होता है क्या? किसी से मिलजुल करके रहना, किसी के साथ तालमेल के साथ रहना, मतलब कि मिलजुल करके रहना। कि उसका उल्टा क्या होगा? मतलब कि तालमेल नहीं करना, मतलब कि किसी से मिलजुल करके नहीं रहना, मतलब वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो 18 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का कि हार्मोनी का अपोजिट या एंटोनिम क्या क्या होता है, और यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, डिसोसेनेस होता है, डिसप्रोपोर्शन होता है। कि यहाँ पर आप इस चीज को अच्छे से रीड कर सकते हैं, हार्मोनी का एंटो। 18 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एंटोनिम ही बताना है। वैग, वैग का एंटोनिम्स क्या होता है? तो वैग मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर नहीं, मतलब क्लियर नहीं, अस्पष्ट वैग का हिंदी होता है। अनक्लियर, ये तो सिमिलरिटी हो गया, ये भी नहीं होगा। आपका शार्प आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, उसका उल्टा अस्पष्ट का उल्टा क्या हुआ? स्पष्ट, मतलब शार्प। तो आपका 19 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, शार्प। यहाँ पर 19 नंबर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि वैग का आपका अपोजिट दे रखा है, और यहाँ पर इस चीज को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका 19 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, शार्प। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, इस टाइप क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, बट आज से 4 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे CUCET के अंदर में, कॉमन एप्टीट्यूड के अंदर में, तो पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलती थी, बट अब नहीं आती है। तब पर भी आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है दे सके, उसके इसके रिगार्डिंग दे सके, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 25, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव ए एरर, ठीक है, और सम हैव नन। इसमें पूछा गया है कुछ जो सेंटेंस का पार्ट है जो एरर है और कुछ नन है, ठीक है। तो फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर एंड द आंसर कोरस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर ABC। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस सेंटेंस में जो आपको एरर है वही आपको आंसर देना है, ठीक है। मतलब जिस सेंटेंस के अंदर में आपको लगता है, ये आपको ऑप्शन में आपको दे रखा है 20, 21, 22, 23, 25 तक आपको दे रखा है, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन में आपको थोड़ा सा भी लगता है इंग्लिश सेंटेंस के हिसाब से या टेंस के हिसाब से एरर लगता है या कोई गलती लगती है, तो आपको ऑप्शन चूज कर लेना है और आपको आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जो एरर है वही आपको सिलेक्ट करना है, जो एरर नहीं है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट उसके बाद यहाँ बताया गया कि इफ देयर इज नो एरर कोरस्पॉन्डिंग इन द आंसर से डी, अगर जिसमें अगर एरर नहीं है तो आपको अपने आप आपको डी चूज कर लेना है। मतलब डी में आपको ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर नो एरर यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको ए और बी और सी के अंदर आपको एरर देखने को नहीं मिलती है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस या ग्रामेटिकल के हिसाब से, तो वहां पर आपको नो एरर चूज कर लेना है। मतलब सिंपली आपको डी ऑप्शन चूज कर लेना है, नो एरर। और जहां पर आपको लगता है ए और बी और सी ऑप्शन के अंदर में कहीं एरर देखने को मिलती है ग्रामेटिकल के हिसाब से, तो वहां पर आपको चूज कर लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए ऑप्शन देख सकते हैं, इफ योर जॉगिंग क्लॉथेस, तो इफ योर जॉगिंग क्लॉथेस, बी ऑप्शन में दे रहा है वी आर नॉट मेड ऑफ प्रीमिएबल
फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वीट। जो 20 की जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट वाला आपका सही है सेंटेंस, सेकंड भी सही है सेंटेंस, बट थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो आपका गलत है, मतलब कि परमेएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन ग्रामेटिकल के हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एरर है, तो उस हिसाब से आपको 20 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं परहैप्स यू नो, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा है दैट आई हैव पास्ड, सी ऑप्शन में दे रखा है द एग्जामिनेशन इन 1990 और डी ऑप्शन में नो एरर दे रखा है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, पहले आप सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस में कहीं ग्रामेटिकल मिस है या नहीं है। तो परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन पास हुआ 1990, मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है। इसमें क्या किसकी बात कर रहा है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ना प्रेजेंट की बात कर रहा है ना फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, 1990 की बात कर रहा है। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा आप टेंस में कि सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये है कि परहैप्स यू नो तो आपको सही है, दैट आई हैव पास्ट, यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो जो आपको V2 होता है और वर्ब होता है, पास्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पर हैव नहीं होता है। सिंपल पास्ट में हैव, हैज, हैड का यूज नहीं करते हैं। सिंपल आपको सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए था। सिंपल दैट आई पास्ड होना चाहिए था द एग्जामिनेशन इन 1990, ठीक है, बट यहाँ पर हैव दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर एरर है। 21 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, एरर, ये आपका एरर है। आई हैव ना होकर के आई पास्ट होना चाहिए था। तो ऐसी तरह से आपको पहचानना है, जहां पर आपको ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेगा, मिस्टेक देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, फर्स्ट में नाइदर ऑफ द, बी ऑप्शन 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, डी में नो एरर। तो नाइदर ऑफ द, यहाँ पर नाइदर नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ द होना चाहिए था, तो उस हिसाब से यहाँ पर एरर है। तो 20 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर नाइदर ना होकर के नन होना चाहिए था, नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड वुड बी कन्विक्टेड, ठीक है। तो 22 का जो आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ए फर्स्ट ऑप्शन से, ए नंबर में, परहैप्स यू डोंट नो, बी ऑप्शन आई एम हैविंग ए कार एंड ए जीप बिसाइड्स ए बिग हाउस इन ए गुड लोकेलिटी, डी नो एरर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सही है, परहैप्स यू डू नॉट नो, ये सही है, यू डोंट नो ये सही है। बी ऑप्शन में आई एम हैविंग ए कार एंड ए जीप, यहाँ पर एरर देखने को मिलती है ग्रामेटिकल के साथ, आई एम हैविंग, यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको मिस्टेक है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आई एम हैविंग ए कार एंड जीप ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 23 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर एरर है। यहाँ पर आप खुद से ग्रामेटिकल समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रही है 23 में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हर ब्लैक लॉन्ग, बी ऑप्शन में हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, नो एरर, ठीक है। 24 में जो होता है, और 24 में आपको जो है यहाँ पर हर ब्लैक लॉन्ग नहीं होता है, यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। तो आपको 24 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, हर ब्लैक लॉन्ग आपका एरर है ग्रामेटिकल के हिसाब से। बाकी हेयर एड सही है, ग्लैमर टू हर लुक्स ये भी सही है, यहाँ पर एरर है। तो 24 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, वहां पर थोड़ा खुद से समझ लीजिएगा। मैंने आपको काफी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ 21 से लेकर 24 तक, तो उसी हिसाब से 25 भी है। 25 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने 21 से लेकर 24 तक मैंने आपको बता दिया हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उसी तरह से आपको 25 को भी सोल्व करना है। जैसे मैंने 21 से लेकर 24 मैंने आपको डिस्कस किया, उसी तरह से आपको 25 का भी सोल्व करना है। हाँ, तो फाइनली आपको 2018 का PYQ कॉमन एप्टीट्यूड जो है वो कंप्लीट हो गई है, द एंड हो गई है, ठीक है। और मैं आपको जितनी भी मैंने आपको बनाया हूं कॉमन एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस CUCT PG कोर्सेज वाले स्टूडेंट के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर वॉच कीजिएगा। आपको 21 से लेकर मैं बनाया हूं 2018 तक, मैं 1 से और 2 ईयर को और भी बनाकर आपको जरूर लाऊंगा एग्जामिनेशन से पहले। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और केयरफुली सुनिएगा, प्लीज वीडियो को जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप खुद देख लेते हैं बट लोगों को शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जो वैसे स्टूडेंट जिसको कॉमन एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है और उसको PYQ नहीं मिल रहा है, अगर PYQ मिल भी रहा है तो उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उसे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसको दिक्कत हो रही है अटेम्प्ट करने में, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आप खुद को भला तो हो रहे हैं, लोगों को भी भला कीजिए तो आपको लोग भला करेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ा सा भी समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है लाइक से, तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।